वन नेशन वन इलेक्शन का होने वाला है सपना साकार, क्योंकि मोदी सरकार ने कर दिया है इसका कैबिनेट से मंजूरी, और विंटर सेशन में होने वाला है लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास। तो वन नेशन वन इलेक्शन में क्या है खास, क्या आपको पता है? मैं मनीष कुमार सिन्हा क्रॉस प्लस बाउंड्री में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे वन नेशन वन इलेक्शन, जो आप बहुत सारे टेलीविजन चैनल पर सुन रहे होंगे कि इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, भारत को और हम जैसे पब्लिक को बहुत सारी बेनिफिट होने वाला है। जो सबसे इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है कि इससे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तकरीबन 5,000 से 6,000 करोड़ का सेविंग होना है। तो ये सेविंग कहाँ जाएगा? अल्टीमेटली हम और आप जनता के डेवलपमेंट में ही आएगा। तो इसलिए आज मैं आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लेके आया हूँ, जहां पर हम जानेंगे कि वन नेशन वन इलेक्शन है क्या, इसकी जरूरत क्या है, और इसे इम्प्लीमेंट करने में हमारे पास या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास चैलेंजेस क्या है। क्योंकि ये बात आपको और हमें समझ में आना चाहिए, तभी हम इसके पक्ष या विपक्ष में बोल सकते हैं या गवर्नमेंट को बोल सकते हैं कि आप ये फैक्ट, ये जो आप बिल ला रहे हो वन नेशन वन इलेक्शन, आपको लाना है या नहीं लाना है। तो वन नेशन वन इलेक्शन जो नाम से ही प्रतीक हो रहा है कि एक ऐसा माहौल क्रिएट करना, एक ऐसा सिस्टम देना जहां पर पूरे देश में एक साथ इलेक्शन हो। तो आप कहोगे अभी तो 2024 में लोकसभा इलेक्शन हुआ था, पूरे देश में एक साथ ही हुआ था, ठीक है, 7 से 8 चरणों में हुआ, लेकिन इलेक्शन तो एक ही हुआ। और इस पूरे 8 चरण के बाद ही जाके हमने प्राइम मिनिस्टर चूज किया, पार्टी चूज हुआ, और आज वो इंडिया पर रूल कर रहे हैं। लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि हमारे पास एक भारत लोकसभा का इलेक्शन होता है, इसके साथ 28 स्टेट है और 8 यूनियन टेरिटरी है, मतलब सारे इलेक्शन एक साथ हो। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है कि लोकसभा और जितने भी विधानसभा है सबका इलेक्शन एक साथ हो, उसी को कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन, मैंने पूरे देश का इलेक्शन एक साथ हो। अब आपका सवाल एक हो सकता है कि मनीष आपने तो ये बता दिया कि लोकसभा और विधानसभा का तो वन नेशन वन इलेक्शन, लेकिन बहुत सारे एमसीडी के चुनाव होते हैं, पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर निगम के चुनाव होते हैं, उसका क्या? तो वो अभी इसके साथ नहीं होगा, उसके लिए एक अलग से बनेगा। इट मींस कि एक बार में लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शन होगा, उसके कुछ दिनों के बाद या नेक्स्ट ईयर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी कि अगले बार सारे पंचायत का, सारे एमसीडी का एक साथ चुनाव। तो आज हम बात करेंगे लोकसभा और विधानसभा की इलेक्शन एक साथ हो, और ये गवर्नमेंट ने क्यों सोचा, कैसे सोचा, इसकी कमेटी का कोई रिपोर्ट आया है, इसका मेरिट क्या है, इसका डिमेरिट क्या है, और उसके चैलेंजेस क्या है। तो सबसे पहले, क्या वन नेशन वन इलेक्शन इंडिया में पहली बार हो रहा है? तो ये आपको समझना होगा कि क्या ये पहली बार हो रहा है या आज से भी पहले हुआ है। तो मेरा आंसर है कि ये पहली बार नहीं हो रहा है। जब इंडिया आजाद हुआ था, भारतवर्ष आजाद हुआ था 1947 के बाद, जब पहला जनरल इलेक्शन होता है 1952 में, तो 1952 से लेके 1968 तक ये वन नेशन वन इलेक्शन पर ही काम कर रहा था कि विधानसभा और लोकसभा दोनों जगह का इलेक्शन एक साथ होते थे, सारे गवर्नमेंट एक साथ अपॉइंट होते थे और वो काम करते थे। तो अब आपके मन में एक सवाल होगा कि मनीष, जब 52 से 68 तक वन नेशन वन इलेक्शन काम कर रहा था, तो ये फिर आज हम देखते हैं कहीं पर 3-4 स्टेट का इलेक्शन होता है, कहीं पर 5 स्टेट का एक साथ होता है, कभी कभी 2 स्टेट का, जैसे अभी जम्मू कश्मीर का हो रहा है, इसके 10-15-20 दिन, एक महीने के बाद आपका महाराष्ट्र में होना है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अलग अलग टाइम जोन पर अलग अलग इलेक्शन होते हैं। तो इसका आखिर औचित्य क्या है? तो हुआ यूं, 1968 के बाद बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट
इनके पास मेजोरिटी नहीं थी, वो गिर गए, कुछ जगह पर प्रेसिडेंट रूल लगाए गए। तो इसके कारण जैसे जैसे ये प्रॉब्लम क्रिएट होते गया, तो ये वन नेशन वन इलेक्शन से सपना टूटते गया और हम अलग अलग इलेक्शन डेट पर आते हैं। अब अलग अलग इलेक्शन डेट पर आने का सबसे बड़ा डिमेरिट क्या है? आपको पता है, एक आचार संहिता लगता है। जब भी इलेक्शन शुरुआत होने वाला है, उससे 2 या 3 महीने पहले आचार संहिता लगता है, जहां पर आप कोई भी पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं कर सकते हो, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते हो। अभी एक सुनाई दिया, न्यूज मीडिया में आ रहा था, न्यूज में आ रहा था कि जम्मू कश्मीर में 5 सितंबर को टीचर्स डे नहीं मनाया गया क्योंकि वहां पर आचार संहिता लगा हुआ था। लोगों ने कहा कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहते जिसके कारण इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि बहुत सारे डेवलपमेंट के भी काम रुक जाते हैं। आज हमारे टाइम पर हो ये रहा है, हमेशा कहीं ना कहीं कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है। जैसे लोकसभा और 4 स्टेट का चुनाव हमारे अप्रैल, मई, जून में हुआ, जिसका रिजल्ट आया था 4 जून को। उसके कुछ दिनों बाद अब जम्मू कश्मीर में हो रहा है, फिर महाराष्ट्र में होगा, झारखंड में होगा। तो ये होते ही रहता है। तो ये अपने आप में एक बड़ा ही वर्क है। तो इसी चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन के फॉर्मूला पर आ रही है सरकार। ये जैसा मैंने आपको बता दिया कि ये स्टार्ट 1969 में हुआ कैसे कि कुछ हाउस को डिसॉल्व कर दिया गया, कुछ हाउसेस पे मेजोरिटी नहीं था, तो वो अपने आप सरकारें गिर गई। तो फिर वहां पर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन होने का जो 5 साल की गवर्नमेंट थी। तो इस तरीके से ये कस्टम शुरुआत हो गया और ये चलते गया, जिसके कारण आज हम सिर्फ देख रहे हैं कि आज के डेट पर लोकसभा के साथ सिर्फ 5 स्टेट का इलेक्शन होता है, जिसमें अभी हमने देखा था लोकसभा के साथ उड़ीसा का हुआ था, नॉर्थ ईस्ट में हुआ था और 2-3 जगह हुआ था, आंध्रा तेलंगाना में हुआ था। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये एक बार कस्टम बनता है तो शुरुआत हो जाती है। ये 1969 से शुरुआत हुआ था, लेकिन इसके बाद किसी भी प्राइम मिनिस्टर, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने ये इंटेंशन नहीं दिखाया कि जो पहले हो रहा था उसी चीज को हम आगे बढ़ाएं। बस इंडिया में ऐसे भी है, ढेर चाल में चलते रहो, जो चीज होता है होने दो। इसका क्या मेरिट है, क्या डिमेरिट है, क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए है या नहीं, इससे किसी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। इसी चीज को आज के गवर्नमेंट ने कुछ महत्व समझा, पब्लिक इंटरेस्ट पे समझा, इसलिए उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन का कमेटी बनाया और उस पर काम कर रहे हैं। इस कमेटी के जो चेयरमैन है वो रामनाथ कोविंद जी है, जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट है। फिर डॉक्टर नितिन चंद्रा है, जो जनरल सेक्रेटरी है। अमित शाह, जो अभी होम मिनिस्टर है। गुलाम नबी आजाद है। अर्जुन रामपाल मेघवाल है। अधीर रंजन चौधरी, जो कांग्रेस से है। इनके सिंह है। हरीश साल्वे जाने माने एडवोकेट है। संजय कोठारी और लास्ट में डॉक्टर सुभाष सी कश्यप है। इस तरीके से ये कमेटी है और ये कमेटी बना कब था? 2 सितंबर 2023 को। क्या इसका कोई वेबसाइट है? तो जी हाँ, onoe.gov.in इसका वेबसाइट है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आज तकरीबन 1 साल होने को है और 1 साल में इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू को सौंप दिया है। ये 18,000 पेज का रिपोर्ट है। अब ये कैबिनेट से भी पास हो चुका है। अब जब विंटर सेशन होगा लोकसभा और राज्यसभा में, तो गवर्नमेंट चाहेगी कि इस बिल को पास कर दिया जाए। अब यहाँ पर कुछ पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, वो एग्री है, कुछ डिसएग्री है, कुछ अपने पक्ष रख रही है। तो ये सुझाव का दौर है, क्योंकि ये सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट है, ये फाइनल नहीं है। इस पर सारे पॉलिटिकल पार्टी का सुझाव आएगा। अगर किसी के सुझाव सही लगेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जरूर करेंगे, करना भी चाहिए, कमेटी भी करेगी। Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love. यहाँ पर कमेटी जो इंडिया में तकरीबन
60 पॉलिटिकल पार्टी है, तो उसमें से 45 पॉलिटिकल पार्टी ने अपना व्यू दे दिया है, कुछ हाँ में, कुछ ना में, कुछ अपने सजेशन के साथ। 15 पॉलिटिकल पार्टी ने अभी तक अपना व्यू नहीं दिया है। तो ये एक सुझावों का दौर है जो 1, 2 साल, 3 साल चलेगा और इसी सुझाव में ये पता चलेगा कि हम इंडिया में जो 1968 में के बाद वन नेशन वन इलेक्शन नहीं हुआ था, अब ये कब होना है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत क्या है, तो लेस एक्सपेंडिचर। जैसा आप देख रहे हो कि अभी मार्च, अप्रैल, मई में लोकसभा इलेक्शन हुआ, अभी जम्मू कश्मीर का इलेक्शन हो रहा है, इसके बाद आपका हरियाणा का इलेक्शन होना है, महाराष्ट्र का इलेक्शन होना है, झारखंड का इलेक्शन होना है, फिर कुछ दिनों के बाद बिहार में इलेक्शन होना है, दिल्ली में इलेक्शन है, उसके नेक्स्ट ईयर यूपी में इलेक्शन होना है। मतलब ये सालों भर कोई ना कोई हर 2-3 महीने बाद किसी न किसी स्टेट में इलेक्शन होना है। अब एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अभी जब लोकसभा का इलेक्शन हो रहा था और वहीं पर किसी स्टेट का इलेक्शन अभी जस्ट होने वाला, लाइक महाराष्ट्र का एग्जाम्पल ले लेते हैं, तो जो कैंडिडेट, जो पार्टी किसी पब्लिक के पास जाएगी तो वो एक ही बार पे बोल देगी कि भाई साहब मैंने ये अच्छे काम किए हैं, तो लोकसभा के लिए मिस्टर एक्स खड़े हैं और आपको विधानसभा के लिए मिस्टर वाई खड़े हैं और हमारे पार्टी का काम आपको अच्छा लगता है तो आप हमें वोट दे रहा। तो इससे क्या हुआ कि जो पॉलिटिकल पार्टी का जो खर्च होना है या जो इलेक्शन में खर्च होना है वो कम होगा। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन का भी एक्सपेंडिचर कम होगा। रीजन वो एक बार लगाएगी और इलेक्शन कमीशन के जो भी स्टाफ आएंगे, ट्रैवल करेंगे, वो एक ही बार जाएंगे। आप ये सोचो कि इलेक्शन कमीशन के जो स्टाफ है एक बार लोकसभा के लिए जाते हैं, फिर 3-4 महीना के बाद राज्यसभा के लिए जाते हैं, तो उनका 2 बार का एक्सपेंडिचर हो गया, आने जाने का, खाने का। जस्ट मैं तो एक छोटा एक्सपेंडिचर बता रहा हूँ। फिर उनकी सैलरी है, अगर वो दोनों इलेक्शन एक ही दिन हुए तो वो सारे एक्सपेंडिचर बच जाएंगे। इस तरीके से बहुत सारे एक्सपेंडिचर है। इस पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्टेटमेंट दिया है कि जो इलेक्शन अलग अलग खर्च होते हैं उसमें तकरीबन 10,000 करोड़ का एक्सपेंडिचर आता है, लेकिन अगर ये एक साथ कर दिया जाएगा तो ये एक्सपेंडिचर तकरीबन 4,500 करोड़ का ही होगा। मतलब कि अप्रॉक्स 5 से 5,500 करोड़ का सेविंग होगा और ये सेविंग आम पब्लिक को डेवलपमेंट में यूज होगा। अब ये कुछ लोग कह सकते हैं कि अच्छा जी हमारा पैसा बचेगा तो गरीबों में अनाज बांट दिया जाएगा, कॉर्पोरेट को बेनिफिट दे दिया जाएगा, वो एक अलग मैटर है। लेकिन यहाँ पर क्या पैसा बच रहा है या नहीं, ये एक मुद्दा है। आप किसी जरूरतमंद को आप बेनिफिट दे देते हो या किसी कॉर्पोरेट को टैक्सेशन पे बेनिफिट दे देते हो, कहीं सब्सिडी दे देते हो, उस पर आप ये हम बात नहीं कर रहे। हम बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन पर एक्सपेंडिचर कम होगा। तो जी हाँ, एक्सपेंडिचर कम होगा। मोर डेवलपमेंट टाइम, जैसा मैंने आपको बताया कि हमेशा आचार संहिता लगा हुआ रहता है और हम वहां पर डेवलपमेंट नहीं कर पाते, क्योंकि इलेक्शन का बोर्ड होता है, कभी लोकसभा का, कभी राज्यसभा का, कभी पंचायत का, कभी एमसीडी का। तो इसलिए हमारे पास, गवर्नमेंट के पास डेवलपमेंट का ज्यादा टाइम होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ज्यादा समय होगा, वो काम कर सकती है। और जब हमेशा हर 4-6 महीने 8 महीने पर इलेक्शन होना है तो वहाँ के इम्प्लॉय भी इलेक्शन के मोड में आ जाते हैं, इलेक्शन में ड्यूटी लग जाते हैं। जब 5 साल में एक बार होगा, बाकी सारे 4 साल वो आराम से फ्री होके काम कर सकते हैं, तो डेवलपमेंट भी ज्यादा होगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय का इन्वॉल्वमेंट भी कम होगा, क्योंकि पूरे 5 साल में एक बार आपको इन्वॉल्वमेंट देना है। गवर्नमेंट अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम रोड मैप पर लगाएगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां पर गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम होगा, डेवलपमेंट के लिए ज्यादा टाइम मिलेगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉय को एक बार इन्वॉल्व करना पड़ेगा पूरे 5 साल में, उसके बाद नहीं। ऑल पार्टी का भी एक्सपेंडिचर कम होगा। जैसे अगर मैं किसी पार्टी ए से हूं और मुझे वोट मांगने जाना, तो मैं पार्टी ए से हूं तो मैंने 2 कैंडिडेट खड़ा कर रखा है, एक लोकसभा के लिए और अलग अलग के लिए विधानसभा के लिए। तो मान लो कि एक लोकसभा में एक लोकसभा का कैंडिडेट हो गया और विधानसभा के लिए तकरीबन 5 से 6 कैंडिडेट हो गया। तो 7 कैंडिडेट के लिए मैं अलग अलग टाइम पर लोगों को भीड़ नहीं जुटाऊंगा, अलग अलग समय के लिए गाड़ियां नहीं लाऊंगा, एक ही बार में एक ही पोस्टर में मैं काम चला सकता हूँ। लेकिन अगर अलग अलग टाइम होता तो ऐसा तो नहीं होगा कि लोकसभा की इलेक्शन पर मैं 1 साल के बाद जो
राज्य में इलेक्शन होना, उसका मैं कैंडिडेट का पोस्टर लगा दूंगा, वो तो पॉसिबल है नहीं। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो पार्टी का भी एक्सपेंडिचर काफी हद तक बचत होगा। मोर फोकस इलेक्शन, इलेक्शन का जो मुद्दा है वो भी मोर फोकस होगा। ऐसा नहीं होगा कि चलो अभी हम लोकसभा का मुद्दा उठा लेते हैं, बाद में राज्यसभा का मुद्दा उठाएंगे, बाद में हम पंचायत का मुद्दा उठाएंगे। जो भी मुद्दा होगा, चाहे वो लोकल हो या ग्लोबल हो, लोकल हो या इंडियन लेवल पर हो, स्टेट लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर, वो जो इलेक्शन होगा फोकस तरीके से होगा। सो वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके और हमारे लिए। अब इसके डिमेरिट क्या क्या है, कॉन्स क्या क्या है। पहला, अनएम्प्लॉयमेंट। अब कहोगे कि भाई आपने तो बताया कॉस्टिंग कम लगेगी, सारे को ये होगा, तो बेरोजगारी कैसे क्रिएट होगा? बेरोजगारी इस तरीके से क्रिएट होगा, आप मान लो कि मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और मैं पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। अभी 3 महीना पहले मैंने लोकसभा के लिए काम किया, फिर 4-5 महीना बाद अभी जम्मू कश्मीर का, तो मान लो मुझे कहीं से कनेक्शन मिल जाता है, मैं जम्मू कश्मीर में भी काम कर सकता हूँ। फिर हरियाणा और महाराष्ट्र में काम आएगा तो वहां कर सकता हूँ। नेक्स्ट ईयर में बिहार में इलेक्शन होना है, यूपी में इलेक्शन होना है। इस तरीके से हर अलग अलग स्टेट में इलेक्शन होते रहेगा हर 6-6, 8-8 महीने पर। तो एज द जो डिजिटल मार्केटर है या जो इलेक्शन से कनेक्टेड है, या मैं एक गरीब आदमी हूँ जो मुझे कभी कभी भीड़ में ले जाया जाता है 100, 200, 500 रुपया देके, तो वहां पर भी पूरे 5 साल में एक बार आपको 2 बार जाना है। यहाँ तो है नहीं कि हर साल में एक बार 2 बार जाना है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सोचना पड़ेगा कि इस अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रोके, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट होगा। सोचने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन दूसरा प्रॉब्लम आएगा मीडिया हाउस डिस्कशन का। जब भी हम टीवी खोलते हैं तो हमेशा कौन बनेगा मुख्यमंत्री, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, कौन बनेगा इस स्टेट का रक्षक, और ये ऑलमोस्ट सालों भर चलता है, क्योंकि 3 महीना पहले प्रधानमंत्री पर चल रहा था, अभी चल रहा है कि जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। जम्मू कश्मीर के बाद चलेगा कि महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन बनना है, फिर झारखंड का कौन बनना है, उसके कुछ दिनों के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनना, और उसके 4, 5, 6, 8 महीने के बाद बिहार का मुख्यमंत्री। मतलब मीडिया हाउस में हमेशा चर्चे होते रहेंगे और पैनल पर लोग आते रहेंगे और लोग चाव से देखेंगे। तो मीडिया हाउस का भी चार्म थोड़ा सा कम होगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा मीडिया हाउस का। अब इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज अब आपको बताने वाला हूँ जो इंडिया में होता है। इंडियन पब्लिक, हम लोग चाय पर, लंच पर या हर टाइम पर पॉलिटिकल डिस्कशन करते हैं, यार ये पार्टी जीतेगा, वो पार्टी जीतेगा, तो हम इंडियन पब्लिक का टाइम पास भी नहीं होगा। ये बहुत बड़ा दिल को दुखाने वाली बात है। जैसे 3 महीना पहले हम बहस कर रहे थे कि कांग्रेस आएगा कि बीजेपी आएगा, अभी जम्मू कश्मीर का इलेक्शन है तो अभी फिर से बहस कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती आएगी या उमर अब्दुल्ला आएगा। फिर महाराष्ट्र में है भाई शरद पवार का पार्टी आएगा, कांग्रेस आएगा, बीजेपी आएगा, या शिवसेना का दो टुकड़ा हो चुका वो आएगा। इसी तरीके से एनसीपी जो शरद पवार का, उसका एक और टुकड़ा हो चुका, तो किसको कितना मिलेगा, तो लोग डिस्कस करते रहते हैं। ये डिस्कशन साल में एक बार, 5 साल में एक बार होगा। अदर तो ये जो इंडियन पब्लिक का टाइम पास वाला है, जो चाय की दुकान पर बैठ के चाय कुल्हड़ लेके मस्ती करते हैं, बात करते हैं, तो इंडियन पब्लिक का टाइम बहुत नहीं पास होगा। इस चीज से मैं बहुत दुखी हूँ। मीडिया हाउस कैसे रन करेगा, इंडियन पब्लिक का टाइम कैसे पास होगा, और कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट। तो गवर्नमेंट को ये तीनों चीज सोचना है कि पब्लिक को एंटरटेनमेंट के लिए आपको क्या देना है, क्योंकि जहां पर इलेक्शन होता है वहां पर आप टाइम पास करते हो, लेकिन जब इलेक्शन ही नहीं होगा तो पब्लिक किस मुद्दा पर कैसे टाइम पास करेगी। चैलेंजेस, हैवी कॉस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। आज की डेट पर इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ईवीएम नहीं है जो एक साथ पूरे कंट्री में लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन करा सके। तो आज से 10 साल 15 साल पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोई हथियार नहीं बनाती थी, परमाणु बम नहीं बनता था, तो क्या आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रही है कि नहीं? हमारा चंद्रयान चंद्रमा पर गया कि नहीं गया? जब ये सारे चीज हो सकता है, क्या हमने कोविड में वैक्सीन बनाया कि नहीं बनाया? अगर हम ये सारा चीज कर सकते हैं तो थोड़ा सा ईवीएम 2 गुना, जैसे आज अगर मान लेते कि 1 लाख यूनिट ईवीएम है, तो और हमें 10 लाख यूनिट ईवीएम की है, क्या अगले नेक्स्ट 5 सालों में या 10 साल में जब भी ये इम्प्लीमेंट होगा तो क्या 10 लाख ईवीएम नहीं बन सकता है? तो मैं ये नहीं मानता। अगर ये ईवीएम का कॉस्ट 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ है, तो ये एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट लगना है, क्योंकि वो हर साल जब 5-5, 6-6 हजार करोड़ आप बचाओगे
तो फिर वो 2 इलेक्शन में ही वो ब्रेक इवन हो जाएगा, वो फिर आगे आपके प्रॉफिट में ही आएगा। तो जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, नया बिज़नेस शुरू करते हैं, उसमें भी ब्रेक इवन आने में 1 से 2 साल, 3 साल टाइम लगता है। तो यहाँ पर भी ब्रेक इवन आने में 1 या 2 इलेक्शन लगेगा, उसके बाद आपकी प्रॉफिटेबिलिटी में आ जाओगे। तो ये कहना कि बहुत हैवी कॉस्ट है, ईवीएम नहीं है, वो सारा कुछ हो जाएगा। पहले आपका मन होना चाहिए, अगर आपके पास मन है, अगर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी है, तो ये चीज़ भी होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि पहला बार इम्प्लीमेंट कैसे होगा? जैसे मैंने आपको बताया कि अभी लोकसभा का इलेक्शन के साथ 5 स्टेट का हुआ था, फिर अभी जम्मू कश्मीर का हो रहा है, मतलब हर 6, 7, 8 महीना पर कोई ना कोई इलेक्शन है। तो जब भी ये पर्टिकुलर डेट फिक्स होगा, जब भी होगा, उस दिन किस सरकार को या लोकसभा को भंग किया जाएगा या राज्यसभा को भंग किया जाएगा या विधानसभा को भंग किया जाएगा, क्या करना है। और ये 2029 में इम्प्लीमेंट होना है, तो जो सरकार 2027 में चुनाएगी, तो क्या 2027 के बाद आगे प्रेसिडेंट रूल लगा रहेगा या 2027 में ये इलेक्शन से 2 या 3 साल के लिए होगा। तो ये इम्प्लीमेंट फर्स्ट, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हो रहा है, तो ये तो चलो 4-5 है, लेकिन जो 2027, 2028 में मान लो कि डिसाइड हो जाता है 2029 में हमें वन नेशन वन इलेक्शन पर काम करना है। 27 में यूपी का चुनाव है, तो 27 का क्या यूपी में चुनाव होगा? नहीं होगा। अगर होगा तो क्या 2 साल के लिए होगा या क्या होगा? तो फर्स्ट टाइम इम्प्लीमेंट, तो जब भी हम ट्रांसमिशन फेज से गुजरते हैं तो कभी ना कभी कुछ ना कुछ इशू होता है। जैसे जीएसटी 1 जुलाई 2017 से पहले वैट था, उसके बाद जीएसटी आया, तो ट्रांसमिशन फेज था, वहां पर कुछ दिक्कतें आई, लेकिन आज हम उस चीज को सर्वाइव कर सकते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आएगा कि किसी स्टेट में किसी को मेजोरिटी नहीं मिली, या मेजोरिटी मिलने के बाद इधर से उधर लोग भाग गए, दल बंधु हो गए और सरकार गिर गई। ऐसा कुछ भी होता है तो क्या वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगेगा या फ्रेश सिलेक्शन होगा? फ्रेश सिलेक्शन होगा तो क्या वो सिर्फ 2 साल 3 साल जो बैलेंस पीरियड है उसके लिए होगा? तो ये कुछ चैलेंजेस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास आएंगे। सारे पार्टी अपने अपने चैलेंज बताएंगे और इस पर सोच विचार कर कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये सब चैलेंजेस हैं जो हमें वन नेशन वन इलेक्शन पर सोचना पड़ेगा। और मैनेजमेंट की एक इतने बड़े देश में जहां पर ज्योग्राफिकली भी बहुत बड़ा है, फिर आपका जो हमने अभी देखा कि लोकसभा में 8 फेजेस में हुआ, तो मैनेजमेंट मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको मैनेज कैसे करेंगे, जो अपने आप में एक क्रूशियल चीज है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपके पास कुछ भी क्वेश्चन हो रिलेटेड टू वन नेशन एंड वन इलेक्शन आप हमसे पूछें। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। Audio Jungle।